हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम क्राउन जीके की बुक से जनरल साइंस को कवर करेंगे। एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें कि बहुत अच्छा कंपाइलेशन दिया है, कॉन्सेप्ट फैक्ट सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है, जनरल नॉलेज का और साथ ही साथ जनरल साइंस का। इसके जनरल साइंस को हम लोग कवर करेंगे और पहले हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट लिया है और इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री को कवर करते हुए इसको इसके एक एक लाइन को स्कैन करेंगे और इस प्रकार से स्कैन करेंगे कि रटेंगे कुछ भी नहीं, कुछ भी रटेंगे नहीं, सब कुछ समझ करके कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे तरीके से इसको देखते जाएंगे। आप इसे एक या दो बार अगर अच्छे से देख लेते हैं, आप इसे रिवीजन कर लेते हैं दो तीन मल्टीपल टाइम, तो आपका यह अपना हो जाएगा। और इसके बाद हम, ये तो सब्जेक्टिव वाली बुक हो गई, ऑब्जेक्टिव जो है क्राउन या फिर ल्यूसेंट से हम लोग लगा लेंगे। जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है या फिर दोनों आप लगाएंगे तो दोनों लगा लें, बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद जब हम एग्जाम में बैठने जाएंगे तो कॉन्फिडेंट होकर बैठेंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में आप चाहे जेएसएससी सीजीएल दे रहे हो, उत्पाद सिपाही दे रहे हो, झारखंड के किसी भी एग्जाम में आने वाले दिनों में बैठ रहे हैं या फिर भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जामिनेशन में आप बैठने वाले हो, यह वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। पार्ट वन, यह हम लोगों का बायोलॉजी का पार्ट वन होगा और पूरे 10 पार्ट में हम लोग बायोलॉजी को कवर कर लेंगे। कितने पार्ट में? तो पूरे 10 पार्ट में 10 पार्ट आएगा बायोलॉजी का, उसके बाद वैसे ही फिजिक्स का आएगा और केमिस्ट्री का आएगा और इस प्रकार से हम बायोलॉजी को, फिजिक्स केमिस्ट्री कवर करते हुए, और अगर आप जेएसएससी सीजीएल उत्पाद सिपाही दे रहे हैं तो हमारा लक्ष्य है 20 में 20 करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज जो है हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि परिचय, जीव विज्ञान का परिचय और जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि जो वर्गीकरण किया गया है जीवधारियों का, उसे हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बात बता दूं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान, यानी कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, मतलब कि जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। एक ऐसा साइंस जिसमें कि जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग प्लांट और एनिमल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल। तो बायोलॉजी का एक ऐसा सेक्शन जिसमें पेड़ पौधे का, मतलब प्लांट का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे बॉटनी कहा जाता है, जिसको कि हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जिस सेक्शन में एनिमल का स्टडी किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्राउन से। दोस्तों, जीव विज्ञान, सबसे पहले बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का, यानी कि ह्यूमन, ये लिविंग बीइंग्स का। ठीक है, जो अभी हमने बात किया था, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी शब्द जो है, यह दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन, बायोस का मतलब होता है जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन करना, जीवधारियों का अध्ययन करना, स्टडी लिविंग बीइंग का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द का मतलब, ये जो बायोलॉजी टर्म है, जो बायोलॉजी शब्द का यूज किया गया था, सबसे पहले इसका प्रयोग किया था 1802 ईस्वी में लेमार्क, जो कि फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, और ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, उन दोनों के द्वारा। तो याद रखना है, बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम, जो सबसे पहली बार किसी ने यूज किया है, उस टर्म का यूज किया है 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में किसने किया है? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। अब देखिए, अरस्तु, नाम याद रखिएगा, सारे के सारे जो मैं आपको करवा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, सब कुछ याद हो जाएगा। अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, इसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु ने जीव जंतुओं पर बहुत ज्यादा जीव जंतुओं पर अध्ययन किया था। लगभग 500 एनिमल्स पर अध्ययन करके अरस्तु ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है प्लांट एनिमे हिस्टोरिया एनिमेलम। ठीक है, इस तरह करके एक बुक है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ऐसा करके एक बुक लिखा था उसने, और इसने जीव जंतुओं पर अध्ययन किया था। इसीलिए
एरिस्टोटल को जंतु विज्ञान का भी फादर कहा जाता है। जो फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान में दो पार्ट, जीव विज्ञान के दो पार्ट हैं, बायोलॉजी के दो पार्ट, जिसमें एक पार्ट में प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो एक पार्ट में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जिस पार्ट में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। जिस पार्ट में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसको वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी कहते हैं। जूलॉजी का जो फादर है, जूलॉजी यानी कि जूलॉजी का जो जनक है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। किसे? अरस्तू को कहा जाता है। और जो बॉटनी का जनक है, बॉटनी का फादर जो कि है, जिसके नाम से जाना जाता है, जिसने पढ़ाई की शुरुआत करी थी और जिसने मोर देन 4500 कितना, मोर देन 4500 प्लांट्स पर स्टडी करके एक बुक लिखा था और उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या? हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो आपको कुछ अलग से जो फैक्ट हो सकते हैं वह भी हम यहां पर आपको देते चलेंगे। हिस्टोरिया प्लांटेरम तो थियोफ्रेस्टस की एक बुक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और बॉटनी का फादर कौन हो गया? तो बॉटनी का पिता अगर आपसे पूछेगा, वनस्पति विज्ञान का पिता जनक कहेगा तो आप कहेंगे थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु। और इसके बुक का नाम क्या था? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इसके बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसने लगभग 500 जीव जंतुओं पर अध्ययन किया और इसने लगभग 4500 जीव जंतुओं पर अध्ययन किया था दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा हो गया जीव विज्ञान। अब देखिए आगे चलते हैं। बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेज हैं और उस ब्रांच का जो जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, यानी कि जिसने शुरुआत करी होगी या फिर बहुत ज्यादा योगदान होगा उसके उस क्षेत्र में, उस शाखा में, उस ब्रांच में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। एग्जाम फ्रेंडली है, एग्जाम में पूछा जाता है। बायोलॉजी का जनक, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। जूलॉजी, जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वर्गीकी, क्लासिफिकेशन, जो जो हम लोग अभी देखेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैसे जीव जंतुओं को कुछ क्लासेस में बांट करके उसको उसका वर्गीकरण किया गया। तो वह जब वर्गीकी का जो जनक है वह कैरोलस लीनियस है, उसी ने शुरुआत करी थी वर्गीकरण का। तो यही है कैरोलस लीनियस। अनुवांशिकी का जनक है ग्रेगर मेंडल। कौन? ग्रेगर मेंडल। जीवाश्मिकी का लियोनार्डो डी विंसी, लियोनार्डो डी विंसी। चिकित्सा शास्त्र जो मेडिकल साइंस है हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान इसका लुई पास्चर, लुई पास्चर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान वॉन बेयर, वॉन बेयर, वॉन बेयर। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी जो होता है, ठीक है, तो इसका है ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक। कवक विज्ञान जो माइकोलॉजी कहलाता है, अब आगे हम लोग बात करेंगे भी माइकोलॉजी, तो इसका जो जनक है माइकेली है। कवक विज्ञान का माइकोलॉजी भी कहते हैं और जनक भी है माइकेली, तो आपको याद रहेगा। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने किस चीज का आविष्कार किया आपको बताना है। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान जो साइटोलॉजी कहलाता है, आप लोग जानते होंगे कोशिका विज्ञान, सेल के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है साइटोलॉजी के अंदर। और इसके जनक है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। अच्छा आगे क्या है? भारतीय पारिस्थितिकी यानी कि इंडियन इकोलॉजी का जो जनक है वो कौन है? आर मिश्रा। और भारतीय ब्रायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं ब्रायोलॉजी का जो जनक है वह है आर एस कश्यप, आर एस कश्यप। भारतीय शैवाल विज्ञान का एम ओ ए अयंगर, एम ओ ए अयंगर। याद रखिएगा, जीव विज्ञान अरस्तु, जंतु विज्ञान अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस, वर्गीकी लीनियस, अनुवांशिकी ग्रेगर मेंडल, जीवाश्मिकी लियोनार्डो डिविंसी, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेट्स, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान वॉन बेयर, जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक, कवक विज्ञान माइकेली, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, साइटोलॉजी माइकोलॉजी ये सब। भारतीय पारिस्थितिकी आर मिश्रा, भारतीय ब्रायोलॉजी आर एस कश्यप, भारतीय शैवाल विज्ञान एम ओ अयंगर। दोस्तों अब चलते हैं आगे। जीव विज्ञान बायोलॉजी की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि बताइए कि एपीकल्चर किसे कहा जाता है, कुछ एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन वगैरह वो सब कुछ हम लोग यहां से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। अनुवांशिकी जो जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं उसमें क्या चीज पढ़ा जाता है वो देखते हैं। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, तो जीवों की, जीव जंतुओं के जेनेटिक्स, अनुवांशिकी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। जो जीव जंतु जैसे कि हम हैं और हमारे बाद जो हमारा जनरेशन आएगा उसमें जो लक्षण हैं, कैसे अनुवांशिकी या कि जेनेटिक जो
प्रॉपर्टीज हैं, एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है वह जेनेटिक्स के अंदर आता है। अगला है सुजनन की यूजेनिक्स, जिसे कहा जाता है सुजनन की यूजेनिक्स। तो अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों के सुधार का अध्ययन, यानी कि जेनेटिक प्रॉपर्टी को देखते हुए आने वाले पीढ़ी में क्या सुधार हो रहा है, क्या सुधार नहीं हो रहा है, उसके अध्ययन को कहा जाता है सुजननिकी यानी कि यूजेनिक्स। जीवाश्मिकी जिसे कि पैलेंटियोलॉजी भी कहा जाता है, जीवाश्मिकी जिसे कि पैलेंटियोलॉजी कहा जाता है। और अभी हमने देखा था कि जीवाश्मिकी का जो फादर है वो कौन है, लियोनार्डो डी विंसी। और इसके अंदर क्या किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों में जीवाश्मों का, फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। और जीवाश्मिकी को कहा जाता है क्या, पैलियंटोलॉजी, ठीक है। और इसके जो फादर थे वो कौन थे, लियोनार्डो डी विंसी। क्रायोजेनिक्स, तो क्रायोजेनिक्स के अंदर जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन, मतलब जीव जंतुओं के शरीर पर जो कोल्ड का, जो शीत का प्रभाव होता है, वह किस किस क्षेत्र में उसका अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान के किस शाखा में उसका अध्ययन किया जाता है, किस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है, तो क्रायोजेनिक्स का, क्रायोजेनिक्स। हर्पेटोलॉजी सरीसृप का अध्ययन है, सरीसृपों का अध्ययन। सरीसृप आप जानते होंगे, जो रेप्टाइल्स वर्ग के जीव जंतु होते हैं उसे सरीसृप कहा जाता है। रेप्टाइल्स वर्ग के आगे हम लोग जब क्या बोलते हैं, पादप जगत, जो कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्राउन तो पढ़ाएंगे ही, साथ के साथ आपको ऐसे कुछ बात भी, इसके साथ जो फैक्ट है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, और आपको याद आसानी से हो तो पॉइंट वाइज भी आपको करके बता दिया करेंगे। चलिए, हर्पेटोलॉजी है सरीसृपों का अध्ययन, क्या, सरीसृपों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, क्या है, फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। सिल्वीकल्चर में क्या करते हैं, तो सिल्वीकल्चर में वन विज्ञान यानी कि वनों का, फॉरेस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम प्राप्त करने वाले कीट, रेशम प्राप्त जिससे किया जाता है, जिस कीट से, उसको पालने का अध्ययन जिस साइंस के बायोलॉजी के शाखा में किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला देखिए रोग विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी। आप जाते होंगे किसी पैथोलैब में, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कुछ अपना अपने अंदर का कुछ, जैसे कि किसी को कोई बोल दिया कि बाल दे दीजिएगा या फिर अपना कुछ ब्लड दे दीजिएगा, तो रोग उससे पता चलता है, टेस्ट होता है ना। तो वो जो टेस्ट होता है पैथोलॉजी में, तो रोगों की प्रकृति, किस प्रकार का रोग है, उसका कारण क्या है, उसके लक्षणों का अध्ययन पैथोलॉजी के अंदर किया जाता है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी क्या है, तो ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का स्टडी ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला है ऑफियोलॉजी, तो सांप का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन जो है, वो जो सर्प है तो उसका अध्ययन किया जाता है ऑफियोलॉजी के अंदर। मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन याद रखिएगा, सारा का सारा पूछा जाता है, मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर मछली पालन, पीसीकल्चर मछली पालन। एर्कोनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, क्या, एर्कोनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। सूक्ष्म जैविकी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। कैलोलॉजी मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, जो ब्यूटी, जो जो ह्यूमन ब्यूटी है उसका अध्ययन किया जाता है, किसमें, तो कैलोलॉजी के अंदर, कैलोलॉजी के अंदर। राइनोलॉजी जंतु के नाक, कान, गले, ये सब का अध्ययन जिस बायोलॉजी के ब्रांच में किया जाता है उसे कहा जाता है, उस ब्रांच को कहा जाता है राइनोलॉजी। क्या कहा जाता है, राइनोलॉजी। दोस्तों आपको इतना तो याद रखना ही रखना है, जैसे कि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एवीकल्चर होता है पक्षी पालन, पक्षियों को पालना, पक्षियों को पालना और पक्षियों का अध्ययन अलग है दोस्तों। पक्षियों को पालने का अध्ययन, किस तरह से पाला जाए, वो अलग है, वो एवी कल्चर कहलाता है, याद रहेगा। एवी कल्चर पक्षियों को पालना और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंदर होता है, ऑर्निथोलॉजी के अंदर, ये दोनों अलग है। एवी कल्चर के अंदर पक्षी पालन होता है और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर मछली पालन, सेरी कल्चर रेशम कीट पालन, सिल्वी कल्चर वही वन का संवर्धन है, ठीक है। और ओलेरी कल्चर में याद रखिएगा कि सब्जियों की जो कृषि की जाती है, ओलेरी कल्चर में सब्जियों की जो कृषि की जाती है उसका अध्ययन करा जाता है ओलेरी कल्चर में, ओलेरी कल्चर याद रहेगा, ओलेरी कल्चर। यहां पर नहीं दिया गया है लेकिन आपको कुछ अलग से भी फैक्ट पता होने चाहिए, तो सब्जियों की कृषि आप ये सब लिख लीजिएगा। विटीकल्चर, अगर पूछेगा कि विटीकल्चर क्या है, तो अंगूरों की खेती जो होता है, अंगूर की खेती, वह विटीकल्चर के अंदर आता है। और एक होता है एग्रोनॉमी, यानी कि जो फसल की खेती होती है, फसलों की खेती,
तो उसका अध्ययन किया जाता है किसमें? एग्रोनॉमी के अंदर। तो ये आपको सारी की सारी बातें हो गई। दोस्तों अब बात करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्यों क्लासिफाई किया गया। दोस्त अगर आप किसी व्यक्ति को पहचानते हैं, कोई लंबा है जैसे कि चाइनीज लोगों को आप कैसे जानते हैं? तो उसके रूप, रंगत, उसका उसका उस वह उसका किस प्रकार का ढांचा है, ठीक है? उसके स्वभाव कैसे हैं? वो लोगों का गुण कैसा है? खाना किस प्रकार से खाते हैं? जो ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उसका गुण अलग हो जाता है। जैसे कि अंग्रेज़ों का जो रहन-सहन, चाल-चलन, ढंग अलग है। अगर आपके बीच वो आएगा तो आप आसानी से उसे पहचान लेंगे। आप वर्गीकरण ऐसे भी करते हैं कि नाम भी रखते हैं। जैसे कि अगर इस संसार में सभी का नाम श्याम हो जाए, अगर इस संसार में सभी का नाम श्याम हो जाता तो क्या ही आप किसे पहचान पाते? सबका नाम, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम विष्णु है, किसी का नाम अब्दुल है, तब जाकर के आप किसी को पहचान पाते हैं, आप वर्गीकृत कर पाते हैं। तो वैसे ही जब शुरुआत हुआ था, जब बायोलॉजी का शुरुआत हुआ या फिर यह दुनिया का शुरुआत हुआ, संसार का शुरुआत हुआ, तो उसके बाद जो है इसका वर्गीकरण नहीं किया गया था। जीव जंतुओं को किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से उसका अध्ययन किया जाए, कैसे किसी को बोला जाए कि यह जंतु है, यह जीव है, या मोनेरा जगत में आएगा, यह प्लांटी है या फिर यह फंजाई है, तो उसके गुणों के आधार पर, ठीक है, वह किस उसका प्रॉपर्टीज कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, रिप्रोडक्शन वह किस प्रकार से करता है, वह खाना किस प्रकार से खाता है, खुद से बना करके खाता है या फिर किसी और पर डिपेंडेंट रहता है, इन सब गुणों के आधार पर जीवों को, जंतुओं को बांटा गया है। इन सब गुणों के आधार पर अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। तो सबसे जब शुरुआत हुआ था तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, जिसमें जीवों को बस दो वर्ग में विभाजित कर दिया गया, एक जंतु और एक पादप। लेकिन फिर बाद में बहुत कुछ हुआ है, चलिए एक एक करके देखते हैं। जीव विज्ञानियों ने जीवों की पहचान, जो बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उसने जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण, कैसे उसका पहचान किया जाए, उसका नाम क्या रखा जाए और उसे किस वर्ग में रखा जाए। जैसे कि अभी हम लोग मैमल्स पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो प्लांट किंगडम के अंदर बहुत सारे थैलोफाइटा वगैरह हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रोटोजोआ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये सब का जो किस क्लास में रखा जाएगा, किस जीव जंतुओं को, उसका पहचान कैसे होगा? तो पहचान उसका होगा उसके गुणों के आधार पर, वह किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन के आधार पर, उसका स्वभाव कैसा है, उसका भोज्य स्वभाव कैसा है, वह फूड किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, खुद खाते हैं बना करके या किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं। इन सबों के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया। चूंकि यह वर्गीकरण जैविक लक्षणों यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर किया गया, इसीलिए इसे जैविक वर्गीकरण भी कहा जाता है। इसीलिए इसे जैविक वर्गीकरण भी कहा जाता है। स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक, स्वीडन का, ठीक है, स्वीडन का एक प्राकृतिक वैज्ञानिक था, नेचुरल साइंटिस्ट था, नेचर का साइंटिस्ट था, कैरोलस लीनियस। इसकी बुक है सिस्टेमा नेचुरे, याद रखिएगा, बुक पूछा जाता है। कैरोलस लीनियस की बुक का नाम बताइए, तो सिस्टेमा नेचुरे, और इसने अपने बुक में वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की व्यवस्था तैयार की थी। क्या की थी? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की व्यवस्था तैयार की थी। और सिस्टमा नेचुरे में याद रखिएगा, सारा का सारा बुक भी याद रखिएगा। साथ ही उन्होंने 1758 में द्विपद नाम पद्धति, ठीक है, बायोनोमियल जो नोमेनक्लेचर है, उसकी भी संकल्पना, उसका भी प्रिंसिपल इसने सामने रखा था कि जो है लोगों को, जो अलग अलग नामों से, जो जीव जंतुओं को कुछ एक ऐसे नाम से, द्विपद नाम पद्धति है, ठीक है, बॉटनिकल नेम आप जानते होंगे, साइंटिफिक नेम, तो उस नाम पद्धति को भी 1758 में इसने शुरुआत करी थी। किसने? तो कैरोलस लीनियस ने। चलिए अब देखते हैं कि द्विपद नाम पद्धति क्या है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे कि आप देखते होंगे, बताइए ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, जो हम लोग हैं इसका वैज्ञानिक नाम आप सुनते होंगे होमो सैपियंस। तो होमो क्या है और सैपियंस क्या है? तो होमो एक पद हो गया और सैपियंस दूसरा पद हो गया। दोनों पद कुछ चीजों को बताते हैं और वह किस प्रकार से है। तो किसने इस द्विपद नाम पद्धति का शुरुआत या फिर द्विपद नाम पद्धति किसने दिया है? तो कैरोलस लीनियस ने दिया है 1758 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने 1758 ईस्वी में दिया था। अब देखिए
यह जो द्विपद नाम पद्धति है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम में दो शब्द होते हैं, जैसे कि होमो सैपियंस, गाय का बॉस इंडिकस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, तो दो पद है। ठीक है। पहला शब्द वंश को डिनोट करता है। ठीक है। पहला शब्द वंश, किस वंश से है, किस जेनरेशन से है वो। ठीक है। तो पहला शब्द वंश को और जो नाम उसके संबंधित रूपों को साझा करते हैं, और दूसरा शब्द उसके जाति को बताता है। पहला शब्द वंश को, पहला शब्द किसको, वंश जेनेरिक को, और दूसरा शब्द उसके जाति किस स्पीसीज से है उसको बताता है। तो याद रखिएगा, पहला शब्द वंश या फिर जेनेरिक, और दूसरा शब्द जाति या फिर स्पीसीज को दर्शाता है। वंश नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर तथा जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होता है। यह भी आपको याद रखना है कि जो वंश नाम है, देखिए वंश अंग्रेजी, जो ये वंश है जो जेनेरिक है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से इसका शुरुआत हुआ है एच, होमो, और ये जो छोटे जो जाति है वो अंग्रेजी के छोटे अक्षर एस से शुरुआत हुआ है। तो यह भी आपको याद रखना है, जैसे कि होमो सैपियंस। किसी जीव के वैज्ञानिक नाम में स्पीसीज के बाद उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है जिसने सबसे पहले उसका नाम किसी विज्ञान जर्नल में प्रकाशित किया है। जैसे कि देखिए, किसी भी क्या बोल रहा है, किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है, जो उसका साइंटिफिक नेम होता है, जो आप लोग पढ़ेंगे आगे, पूछा जाता है बताइए बिल्ली का साइंटिफिक नेम, बताइए गाय का साइंटिफिक नेम। तो जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है वह किस प्रकार से दिया जाता है, तो वह दिया जाता है कि किसी जीव के वैज्ञानिक नाम में स्पीसीज के बाद उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है जिसने सबसे पहले उसका नाम किसी विज्ञान जर्नल में, किसी साइंस जर्नल में प्रकाशित किया हो। जैसे करेला का वानस्पतिक नाम है क्या, तो मोमोर्डिका कैरेंटिया। ठीक है, मोमोर्डिका कैरेंटिया। यह नाम अधूरा है, इसके बाद लिन नहीं लगाया जाए। अगर यह नाम के बाद लिन नहीं लगाया जाए तो यह नाम अधूरा हो जाएगा करेला को। इस प्रकार करेला को कैसे लिखा जाएगा, तो मोमोर्डिका कैरेंटिया लिन, मोमोर्डिका कैरेंटिया लिन। और इसका अभिप्राय है कि इसको लिनियस ने सबसे पहले, कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले किसी साइंस जर्नल में इसके नाम को प्रकाशित करवाया था। इसीलिए करेला का ये स्पीसीज हो गया, और उसके बाद जिस साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया या फिर पहली बार जो इसे प्रकाशित करवाया था किसी जर्नल में, तो इसीलिए उसके बाद उसका नाम दे दिया जाता है साइंटिस्ट का। तो क्या कहेंगे, मोमोर्डिका कैरेंटिया लिन, कैरोलस लिनियस ने करवाया था। अब हम लोग देखते हैं कुछ जीव वैज्ञानिकों के नाम, कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। मनुष्य, ह्यूमन का होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। गाय का बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। कैट का, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का कैनिस फैमिलियरीज, कैनिस फैमिलियरीज। मेढक का राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। तो याद रहेगा, गाय का बॉस इंडिकस, कैट का फेलिस डोमेस्टिका, डॉग का कैनिस फैमिलियरीज, और उसके बाद फ्रॉग का राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। अब देखिए टाइगर, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। ये पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम बताइए। ठीक है, तो याद रख लेंगे, अभी याद हो जाएगा आपको। आम का मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिपम। गेहूं का, रोज का होता है हेलियंथम एनस, हेलियंथम एनस। उसके बाद राइस का होता है ओराइजा सैटाइवा, ओराइजा सैटाइवा। पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरसम, पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरसम, और हिबिस्कस, हिबिस्कस, हिबिस्कस तो ये गुड़हल का होता है। ठीक है, तो ये गुड़हल का क्या हो गया, हिबिस्कस रोजीनेसिस, रोजीनेंसिस, रोजीनेंसिस। तो गुड़हल जिसे चाइना रोज भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो चाइना रोज का जो साइंटिफिक नेम है वो है हिबिस्कस रोजीनेंसिस, रोजीनेंसिस। और पोटैटो का तो सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम ट्यूबरसम। उसके बाद देखिए नीम का होता है एजाडी रेक्टा इंडिका, एजाडी रेक्टा इंडिका, एजाडी रेक्टा इंडिका। वहीं पर मस्टर्ड का यानी कि सरसों का होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। उसके बाद इमली, इमली का होता है जिसे टैमरिंड कहा जाता है, इमली का होता है टैमरिंडस इंडिका, टैमरिंडस इंडिका। तो सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम, रोज मतलब गुलाब हेलियंथम, हेलियंथम एनस। वहीं पर राइस का, चावल का ओराइजा सेटाइवा, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम, चाइना रोज गुड़हल का हिबिस्कस रोजेनेंसिस, नीम का एजाडी रेक्टा इंडिका, मस्टर्ड का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, वहीं पर इमली का टैमेरिंडस इंडिका। अब दोस्त हम देखते हैं कि किंगडम, जो किंगडम होता है किस प्रकार से बांटा जाता है, किस प्रकार से वह, उसका हायरार्की कैसे है, नीचे से ऊपर किस प्रकार से आता है। सबसे ऊपर होता है
किंगडम, जैसे कि प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के अंदर अलग-अलग फाइलम हैं, अलग-अलग क्लासेस हैं, ऑर्डर हैं, फैमिली है, जीनस है, जाति सबसे नीचे आता है। किस जाति से हो, उसके बाद किस वंश से हो, उसके बाद किस फैमिली के अंदर आते हो, आपका ऑर्डर क्या है, आपका क्लास क्या है, आप किस फाइलम से बिलोंग करते हो, ठीक है? तो ये सारे के सारे और फाइलम के बाद जो है प्लांट किंगडम में, जैसे एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम हैं, ठीक है? बहुत सारे फाइलम जिसे डिवीजन कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग प्लांट किंगडम में, ठीक है, सॉरी, एनिमल किंगडम में अलग-अलग फाइलम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे टिनोफेरा है, ठीक है? उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एस्कीहेल्मिन्थीज है, एनालिडा है। तो ये सब जो फाइलम्स है, अब उन फाइलम्स में कौन-कौन से जीव आते हैं? जैसे कि मोलस्का में आप देखते होंगे जो घोंघा, ऑक्टोपस ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, या फिर आप देखेंगे कि जो टिनोफेरा है, उसमें जो कॉम्ब जेली या फिर अखरोट वगैरह, समुद्री अखरोट जिसे और प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेनेरिया पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है? एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं। तो ये एनिमल किंगडम के अंदर सब कुछ है। मतलब कि अगर 2 इस तरह से हम लोग आप लोग ये सैलोलिज़्म पढ़ते होंगे, तो ए है पूरा और बी है इस तरह से। तो ए जो है वो पूरा एक ओवरऑल हो गया, बी उसी के अंदर है। मतलब ए है तो बी भी है, लेकिन बी के अंदर ए भी है। ऐसा करके सैलोलिज़्म में पढ़ते हैं। तो प्लांट किंगडम जो है, प्लांट किंगडम सबसे ऊपर, सॉरी, प्लांट किंगडम, कोई किंगडम जो है सबसे ऊपर और उसके नीचे आप याद रख लीजिएगा किस प्रकार से है। तो सबसे नीचे जाति, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फिर फाइलम, तब जाके किंगडम। तो ये क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर जो है दे दिया जाता है और पूछा जाता है। सबसे नीचे जाति, उसके बाद जीनस, वंश, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फिर फाइलम। तो ये आपको याद रखने हैं। देखिए, अब बात करते हैं जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवधारियों को 5 जगत में किसके द्वारा बांटा गया। देखिए दोस्तों, यहां पर 2 जगत के बारे में बात नहीं हुआ है, और 2 जगत जो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में केवल जंतु और प्लांट, मतलब केवल एनिमल और प्लांट में बांट दिया गया था। एक एक ग्रुप को एनिमल कह दिया गया और दूसरे ग्रुप को प्लांट कह दिया गया। अब लोगों को पढ़ने में होने लगा दिक्कत कि एक को प्लांट बोल रहे हैं, एक को एनिमल। तो उस तरह से आगे जैसे जैसे बढ़ते गया, तो प्लांट की इस जो ये क्लासिफिकेशन है उसमें 5 जगत क्लासिफिकेशन आया है। जो 3 जगत क्लासिफिकेशन भी था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये छोड़िए, जो बुक में दिया गया है वही हम लोग देखते हैं। जब हम लोग करवाएंगे और भी तो उसमें भी बताएंगे। देखिए, कहता है जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। विटेकर नाम का एक साइंटिस्ट था, विटेकर नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने कि 1969 में, 1969 में टू किंगडम क्लासिफिकेशन के स्थान पर, ठीक है, 5 किंगडम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन को प्रस्तावित किया। मतलब विटेकर ने 1969 में टू किंगडम क्लासिफिकेशन को रिप्लेस करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोगों के सामने लाया, और कहेगा आपको कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है। तो विटेकर के द्वारा 1969 में, 1969 में, कब, 1969 में। और इसने जीव जंतुओं को, जंतु पादपों को 5 जगत में, 5 किंगडम में बांटा है। किसमें, 5 किंगडम, 5 किंगडम में बांटा है। और वो 5 किंगडम, 5 किंगडम क्या है, चलिए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो 5 जगत है कौन कौन से हैं। मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद प्लांटी, फिर उसके बाद कवक यानी कि फंजाई, और लास्ट में है एनिमेलिया। तो एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, मोनेरा जो है, याद रखिएगा इस तरह से कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो जीव जंतुओं को किस में बांटा गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई जिसे कहा जाता है, पादप, एनिमेलिया और जंतु। जंतु मतलब ये जो यहाँ प्लांटी हो गया पादप में, एनिमेलिया ये जंतु हो गया, और कवक, फंजाई। तो इस तरह से इसको बांटा गया है। किस तरह से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया, फंजाई जिसे कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, मोनेरा को समझने से पहले, ये प्लांट किंगडम को सॉरी, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझने से पहले आप इस बात को जानते होंगे कि सेल जो होता है, कोई भी जीव जंतु, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, वह सेल से मिलकर बना होता है। उसका जो सेल होता है उससे मिलकर बना होता है। अब सेल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। दोस्तों, जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो थोड़ा सा क्या है, वो विकसित सेल है, विकसित कोशिकाएं हैं। वो हम लोग जैसे जीव जंतुओं में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। जब हम लोग सेल कोशिका पढ़ेंगे, तब जाकर के सेल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप इतना जानिए कि 2 टाइप के सेल होते हैं यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों, जो होता है
यूकैरियोटिक सेल वो 2 तरह के हो सकते हैं, उसमें यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं मतलब एक कोशिकीय भी हो सकता है और मल्टीसेल्युलर भी यानी कि बहुकोशिकीय भी हो सकता है। जो बहुकोशिकीय हम लोग हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है और किसी भी लाइफ का, जीव-जंतुओं का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे कोई एक घर बनता है, तो उसका जो एक ईंटा है, उसका सबसे छोटा यूनिट है और एक-एक ईंटा से मिल कर के एक पूरा घर बनता है, तो वैसे ही एक-एक सेल से मिल कर के एक जीव-जंतु बनता है। तो एक कोशिकीय जीव जंतुओं को अलग बांटा गया और बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्युलर जीव जंतुओं को अलग बांटा गया और इस प्रकार से जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। तो 2 प्रकार के सेल हो गए, एक यूकैरियोटिक और एक हो गया प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक है वो हमेशा एक कोशिकीय होगा, हमेशा एक कोशिकीय माने कि यूनिसेल्युलर होगा और जो यूकैरियोटिक है दोस्तों, वह यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। तो चलिए आप यहाँ तक समझ गए, अब हम एक-एक करके देखते हैं। देखिए जैसे ही किंगडम का क्लासिफिकेशन शुरुआत हुआ जीव-जंतुओं का, तो सबसे पहला जो हमारे पास आया किंगडम, वो है मोनेरा किंगडम। वो कौन-सा है? मोनेरा किंगडम और आपको मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँ पॉइंट वाइज़ कि मोनेरा किंगडम के अंदर जो जीव-जंतु आते हैं, सारे के सारे एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। आपको मैं यहाँ पर पॉइंट बता देता हूँ, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। एक कोशिकीय होते हैं और इसे कहा जाता है अगर एक कोशिका है, तो मैं आपको बता दूँ कि कोशिका से मिल करके जो सेल्स होते हैं, आपस में ग्रुप बनाते हैं, तब जाकर के टिश्यू बनता है। तो अगर एक कोशिका से बनेगा, तो बताइए इसमें ऊतक होगा, टिश्यू होगा? तो नहीं होगा। मोनेरा के अंदर कोई ऊतक नहीं पाया जाता। यह एक कोशिकीय होता है जिससे कि मोनेरा को आप प्रोकैरियोटिक जीव भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर यह बना प्रोकैरियोटिक सेल एक कोशिकीय होता है इसीलिए आप मोनेरा को प्रोकैरियोटिक जीव भी कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक जीव भी कह सकते हैं समझ में आया देखिए मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया यानी कि एक कोशिकीय जीव को रखा गया है अब मोनेरा का जो एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा बैक्टीरिया जैसे कि जीवाणु या फिर एक्टिनोमाइसिटीज तथा प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया याद रखेगा मोनेरा के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक जीव को एक कोशिकीय जीव को रखा गया है जैसे कि बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज और प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया क्या है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद भोजन को बनाने में सक्षम होंगे ठीक है उसके बाद देखिए इसमें केंद्रक एवं अन्य झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं देखिए इसके सेल में चूंकि एक कोशिकीय सेल है यूकैरियोटिक सेल है तो आगे हम लोग जब सेल पढ़ेंगे तो जब सेल जो होता है डेवलप नहीं होता है तो डेवलप्ड सेल में जो अनडेवलप्ड सेल होता है उसमें किसी प्रकार का प्लाज्मा किसी प्रकार का सेल ऑर्गेनेलिज जो अंगक होते हैं सेल अंगक कहा जाता है आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि उसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं होते हैं तो देखिए झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं लेकिन अधिकांश मोनेरा के सदस्यों में कोशिका भित्ति कठोर होती है देखिए जितनी भी मोनेरा सदस्य हैं मोनेरा किंगडम के जितने भी सदस्य हैं जो मेंबर हैं उसके जो कोशिका भित्ति होता है वह कठोर होता है तो मोनेरा में आपने क्या समझा मोनेरा आपको यही याद रखना है मोनेरा एक कोशिकीय जीव होता है ठीक है मोनेरा एक कोशिकीय जीव होता है और यह प्रोकैरियोटिक जीव भी आप कह सकते हैं और इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं क्या बोलते हैं बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया और आपको एक याद रखना है मोनेरा के अंदर ही माइकोप्लाज्मा पढ़ा जाता है यहां पर नहीं लिखा गया लेकिन आप याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा क्या पढ़ा जाता है माइकोप्लाज्मा ठीक है तो क्या क्या हो गया माइकोप्लाज्मा जीवाणु बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा तो ये सब क्या हो गया मोनेरा के एग्जाम्पल है अब हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा क्या होता है प्रोटिस्टा तो प्रोटिस्टा को दोस्तों देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे कुछ ऐड होते जाता है जनरेशन में तो वैसे ही मोनेरा के बाद आगे जब जीव जंतु आया तो क्या हो गया प्रोटिस्टा में इसको रखा गया और प्रोटिस्टा में देखिए प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय ही जीव होते हैं जैसे कि मोनेरा में एक कोशिकीय था लेकिन उसके जो सेल थे पूरी तरीके से एक कोशिकीय था उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाया जाता था कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाए जाते थे लेकिन प्रोटिस्टा में जो है एक कोशिकीय है लेकिन यह यूकैरियोट्स है यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है वह इसके अंदर पाया जाता है तो प्रोटिस्टा में ज्यादातर एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा जाता है किसको यूकैरियो एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा जाता है और प्रोटिस्टा ज्यादातर क्या होते हैं मुख्य रूप से स्वपोषी यानी कि खुद से भोजन बनाने वाले प्रोटिस्टा क्या है स्वपोषी का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक ठीक है यानी कि खुद से भोजन बनाते कैसे तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो प्रोटिस्टा जंतु के जैसा भी होता है और
पादप के जैसा यानी कि प्लांट के जैसा भी प्रोटिस्टा को बांटा जाता है। हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा दो तरह से बांटा जा सकता है, एक एनिमल की तरह और एक जंतु की तरह। और प्रोटिस्टा के अंदर एक युगलीना होता है। आप यहां पर देखिए, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है युगलीना। यह जंतु और जीवों के बीच का, जो दोनों के बीच का एक कड़ी होता है जोड़ने वाला। ठीक है। प्रोटिस्टा में प्रायः फ्लैजिला एवं सीलिया पाए जाते हैं। देखिए, प्रोटिस्टा जीव को आप देखिएगा तो उसके सीलिया इस तरह के बाल जैसे आपको पाए जाएंगे। ठीक है, सीलिया इस तरह से। ठीक है, तो ये सीलिया और फ्लैजिला, फ्लैजिला टाइप से पाए जाते हैं। जब आपको इसका पिक्चर दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से फ्लैजिला और सीलिया वहां पर पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अमीबा है, युगलीना है, डाइटम्स है, आपको ये याद रखने कुछ कुछ कि आपसे पूछ देगा अमीबा किस किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा में आता है, फंजाई में आता है या फिर किस में आता है। तो आपको बताना होगा कि जो अमीबा है वह किस में आता है, प्रोटिस्टा में आता है। और जो युगलीना है वो इस प्रकार का प्रोटिस्टा है, इस प्रकार का प्रोटिस्टिक जीव है जो कि जीवों और पादपों के बीच की एक कड़ी है, दोनों को जोड़ता है। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्लांटी, प्लांटी के अंदर जो है वो होता है जो इसमें सभी रंगीन, देखिए प्लांटी का मतलब क्या हो गया, जो हरा लाल पेड़ पौधा आप लोग देखते होंगे तो रंगीन यानी कि कलरफुल बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय का मतलब मल्टी सेल्यूलर, क्या हो गया, मल्टी सेल्यूलर प्रकाश संश्लेषी पौधे आते हैं। तो प्लांटी में यानी कि पादप जगत हो गया। हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पादप जगत जब पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहां इसको देखने वाले हैं। तो प्लांटी के अंदर किसे रखा गया, तो रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पौधे आते हैं। इस जगत में शैवाल, एल्गी जिसे कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो जिम्नोस्पर्म हम देखेंगे क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा क्या होता है, किस प्रकार से इसे बांटा जाता है, सबको रखेंगे। तो क्या हो गया, इसमें ये सब आते हैं, मतलब रंगीन बहुकोशिकीय जो प्रकाश संश्लेषी पौधे आते हैं। और आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, खुद से अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपने भोजन को बनाते हैं। और ये इसमें जो पुष्पीय पौधों को रखा गया है, एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधों को रखा गया है। ठीक है, तो प्लांट इस तरह से होता है। कवक, फंजाई, फंजाई जो है, कवक जो है दोस्तों, वो यूकैरियोटिक विषमपोषी है। विषमपोषी का मतलब जो खुद से खाना नहीं बनाते हैं, खुद से खाना नहीं बना करके खाते हैं, अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए ये किसी और पर निर्भर रहते हैं, किसी और पर ये निर्भर रहते हैं। कौन, तो कवक। ठीक है, कवक। लेकिन कवक ज्यादातर क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं। ज्यादातर मैं बात कर रहा हूं बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। लेकिन कुछ कुछ कवक जो है, कुछ कुछ फंजाई एक कोशिकीय भी होते हैं। इसीलिए आप यहां पर कह सकते हैं कवक, फंजाई जो है एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर बहुकोशिकीय कवक फंजाई पाए जाते हैं। अब एक कोशिकीय जो कवक है वो कौन सा है, यीस्ट। आप लोग देखते होंगे यीस्ट एक कोशिकीय है। और बहुकोशिकीय में आप मशरूम जो है एक प्रकार का फंजाई है, एक प्रकार का कवक है। और यह बहुकोशिकीय कवक है, मल्टी सेल्यूलर कवक है, फंजाई है। इनकी कोशिका भित्ति, जो कवकों की जो कोशिका सेल वॉल होता है, वह सेल्यूलोज की न होकर काइटिन की बनी होती है। किसका, सेल्यूलोज की। कवक की जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होता है वह सेल्यूलोज से नहीं बना होता है, सेल्यूलोज से नहीं बना होता है, काइटिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, काइटिन से बना होता है। और कुछ कवक यानी कि कुछ फंजाई जो है सहजीवी के रूप में शैवाल से मिलकर लाइकेन बनाते हैं। सहजीवी का मतलब क्या है कि मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे देना। इस प्रकार से दोनों मिलकर अपना जीवन का व्यापन करते हैं। और जब कवक और शैवाल दोनों मिल करके सहजीवी रूप से आगे बढ़ते हैं तो लाइकेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कवक और शैवाल जो है दोनों आपस में मिल करके आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन यापन को करते हैं, तो वो दोनों लाइकेन बनाते हैं। आपसे पूछा जाएगा एल्गी और जो फंजाई है दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, अगला जो किंगडम है वह है एनिमेलिया। और इस जगत में यानी कि एनिमेलिया किंगडम में जो रखा गया है, यहां पर जितने भी, आपको मैं कुछ पॉइंट बता दूं कि यहां पर जितने भी उपभोक्ता जीव, यानी कि उपभोक्ता मतलब क्या, जो दूसरों से, ठीक है, हम लोग अपने से नहीं खाना बनाते हैं, सब कुछ हम किसी और पे डिपेंडेंट है, प्लांट पर डिपेंडेंट है ना। तो दूसरों से लेकर के हम खाते हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं। जो एनिमेलिया जीव जंतु है वो कंज्यूमर जीव में आते हैं। और यह कशेरुक होते हैं। कशेरुक का मतलब वर्टिब्रेट, इसमें जो होता है रीढ़ की हड्डी टाइप से कुछ होता है, आगे हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। और कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों होता है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों होता है। इसको रखा जाता है, आगे हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं, इस जगत में विषम
विषमपोषी का मतलब कि जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद यूकैरियोट्स, जो ये केवल एनिमेलिया में जितने भी हैं, सारे के सारे यूकैरियोट्स ही होते हैं, बहुकोशिकीय ही होते हैं, ठीक है? ये बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए, प्लांट सेल में जब हम लोग सेल पढ़ेंगे तो देखेंगे प्लांट सेल का कोशिक सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल का सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें पोषण प्राणी समभोजी होता है। इनमें जैसे इसका उदाहरण अगर हम देखें तो हाइड्रा है, केचुआ है, तिलचट्टा है, स्टारफिश, मछलियां, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी जो हम लोग हैं, मेमल्स हैं, सब एनिमेलिया ग्रुप में ही आते हैं। तो हम लोग एक-एक करके प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, जंतु जगत पढ़ेंगे यानी कि एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, सबको अच्छे से पढ़ेंगे। कवक, प्रोटिस्टा के बारे में भी आपको अच्छे से अगले क्लास में बताएँगे। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे और 10 पार्ट में पूरे 10 पार्ट में जो है हम इसे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों के बीच हमारे इस चैनल को अपने परिवार परीक्षा हॉल 247 को फैलाएँ ताकि यहाँ का जो आपके सपोर्ट से, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। आपके लिए पूरा यहाँ पर जनरल साइंस को हम पूरा जनरल साइंस जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसको पूरा कवर कर देंगे। 10 पार्ट में, मात्र 10 पार्ट में बायोलॉजी कवर होगा। फिर जब फिजिक्स करेंगे तो उसका भी उतना ही लमसम आएगा और केमिस्ट्री भी, और बहुत अच्छे तरीके से समझा करके, कुछ भी रटवाया नहीं जाएगा, सब कुछ समझा करके यहाँ पर कवर करा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में। इसका पार्ट 2, पार्ट 3 जल्दी ही हम लोग अपलोड करेंगे। जैसे आप केवल पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से वीडियो में।